दसम भैया कक्षा दसम आपको हमने बताया था समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बताया था, जिसमें ये प्रमेय 6.6 क्या लिखा गया, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। इसको कैसे सिद्ध करेंगे ये बात हमने आपको बताया भी था, और ये कहा था कि आप इसको फेयर में नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक याद है आपको, ये देखिए यहाँ तक आपको कर लेना था, आपने कर भी लिया होगा। ठीक, तो अब देखेंगे आप प्रश्नावली 6.4 प्रश्नावली 6.4। ठीक है, अभी तक आपने जो पढ़ा आपको याद होगा कि हमने आपको ये बताया कि सर्वांगसम त्रिभुज कैसे सिद्ध किए जाएंगे, बताया। फिर ये बताया कि समरूप त्रिभुज कैसे सिद्ध किए जाएंगे, यही बता किया। ठीक, अब प्रश्नावली 6.4 जो है पहला सवाल देखिए, प्रश्नावली 6.4 का पहला सवाल। ठीक, लिखा है नहीं, मान लीजिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF हैं, दो त्रिभुज हैं, तो हम भी लिख लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। एक का नाम लिख देते हैं ABC और दूसरे त्रिभुज का नाम लिख देते हैं DEF। ये दो त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुजों में ये कहा गया है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, अर्थात इस त्रिभुज के तीनों कोण और इस त्रिभुज के तीनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, संगत कोण। या ये भी कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लेते हैं तो इनका अनुपात जब निकालते हैं, है ना, AB/DE बराबर AC बटे DF बराबर BC बटे EF, अर्थात दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर होता है अगर त्रिभुज समरूप हैं तो। याद है, ये भी बताया था कि AB/DE बराबर AC/DF और कोण A बराबर कोण B। ऐसी स्थिति है तब भी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। भाई समरूप हैं तो निश्चित है दो भुजाओं का अनुपात और दोनों भुजाओं से जो कोण बनता है वो भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, चलिए ये हम जानकारी आपको दे दिए, ये आप सिद्ध भी करना जानते हो अच्छी प्रकार से। अब ये चूँकि हमें सवाल लगाना है तो इसमें क्षेत्रफलों की बात की गई, और भी हमने बताया नहीं, जो प्रमेय हमने दिया था करने के लिए उसे आप कर लिए होंगे। अब इस सवाल को लगाना है तो क्षेत्रफल लिखा नहीं है कि इनके ये क्षेत्रफल क्रमशः दिए गए हैं, दोनों के क्षेत्रफल ना। इसका क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया या क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF ये भुजा दी गई है, इसकी लंबाई क्या है 15.4 सेंटीमीटर, तो क्या निकालना है आपको, BC। ठीक, तो चूँकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना DEF। अगर इसमें ट्रायंगल ना भी बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं, AR लिख दो, ABC लिख दो, ये पढ़ा ही जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC, और नीचे जो लिखा हुआ है ये भी पढ़ा जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल DEF, है ना, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक, किसके बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो AB/DE तो क्या हो जाएगा, वर्ग कर दें, या ये भी कर सकते हैं आप AC/DF इसका होल स्क्वायर, या ये भी कर सकते हैं आप BC/EF का होल स्क्वायर। ठीक, तो चूँकि आप खुद देख रहे हैं कि इसका उपयोग बिल्कुल नहीं है, इसका उपयोग भी नहीं है, तो कुल मिलाकर के त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC/EF का होल स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या दिया, 64, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या दिया, 121, बराबर लगा लिया।
BC की लंबाई क्या दी है, BC की लंबाई भैया आपको ज्ञात ही करना है। अब बटे EF है ना, EF की लंबाई क्या दी है, किताब में दी है, सवाल में देखो ना 15.4, तो यहाँ लिख दीजिए 15.4। ठीक है, ये 15 है, 15 अर्थात 15.4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप खुद अच्छी प्रकार से जानते हो कि BC अपान 15.4 बराबर, भैया ये दो कहाँ इधर चला आएगा भाई, हाथ जब दूसरी तरफ जाएगी तो उल्टा हो जाती है, याद है कि नहीं याद है आपको, अर्थात 64/121 की घात क्या हो जाएगा, 1/2, 2/1 माना जाएगा, तो इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। और 1/2 का मतलब आप खुद जानते हो अच्छी प्रकार से कि वर्गमूल इसका मतलब होता है। तो 64/121, 121 है बराबर BC अपान 15.4, वर्गमूल निकाल लो भैया। 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, और 121 का वर्गमूल क्या होता है 11 बराबर BC अपान 15.4। अब इधर चला जाएगा 15.4। ठीक है, तो 8 गुणे 15.4 बटे 11 बराबर BC। काट दीजिए, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, कितना बचा 4, समझो लगाया, हो गया 44, 11 चौको 44। ठीक है, अब 14 को 8 में गुणा कर लो, 8 चौक 32, 8 एकम 8 3 11, कितने के बाद समझो, 1 अंक के बाद, बराबर क्या लिखेंगे BC, तो ऐसे लिख देते हैं BC बराबर 11.2, क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, अर्थात ये जो BC है इसकी लंबाई 11.2 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो पहला सवाल आपका पूरा हो गया। ठीक है, तो देखो हमने ये लिख दिया, ये स्टेप आप चाहो तो ना लिखो, सीधे आप इसमें आ सकते हैं, लिख दिया तो कोई ख़राब भी नहीं है ना। तो कुल मिला करके हमने पूरा प्रोसेस बताया आपको, तो पूरा प्रोसेस समझ में आया भी होगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, किताब का क्वेश्चन नंबर 2। जब क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ कर देखिए, लिखा गया है इसमें, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है, कामा के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, लिखा है ना एक बार। तो इसमें भी क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना, देखिए कैसे लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो ये बता रहा है हमको, देखिए आप कॉपी में कैसे लगाया जाएगा। ये देखिए दूसरा नंबर, इसकी बात की गई समलंब। समलंब आप जानते होंगे, समलंब में दो सम्मुख भुजाएं चतुर्भुज की समांतर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर हों अनिवार्य रूप से, तो समलंब चतुर्भुज कहा जाएगा। ठीक है, तो भैया एक भुजा ये है, एक भुजा ये, इसका नाम AB है और इसका नाम CD है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, या एक AB है एक CD है, तो दोनों क्या हैं ये भैया, दोनों जो है समांतर। ठीक है, अब हमने D से A मिला दिया और C से B मिला दिया, तो ये चतुर्भुज क्या कहलाएगा, तो समलंब चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाएं समांतर हैं और दो सम्मुख भुजाएं समांतर नहीं हैं, तो इसमें AB समांतर क्या है CD, ये प्रश्न खुद दिया हुआ है कि AB समांतर CD। ठीक है, या DC, जैसा आप कहें, AB समांतर DC प्रश्न में दिया हुआ है। अब आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि यदि हम विकर्ण चतुर्भुज के मिला देते हैं तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, बिंदु O पर काटते हैं। ये प्रश्न कह रहा है बिंदु O पर, इसका नाम क्या है, बिंदु O, है ना। यदि AB बराबर 2CD, मतलब AB की लंबाई 2CD के बराबर है, तो त्रिभुज AOB, ठीक है, ये त्रिभुज AOB, ठीक है, ये वाला, और त्रिभुज COD, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। भैया ठीक है, हम क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, लेकिन पहले हम ये तो जान लें कि भाई जो दोनों त्रिभुज हैं
क्या ये समरूप है क्या? अगर समरूप हैं तो हमारे पास फार्मूला है कि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग है ना, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये ए ओ बी या सी ओ डी क्या समरूप है क्या? अगर समरूप है तभी सूत्र लगेगा, तो पहले चेक कर लेते हैं। आप जानते हो ये वाला कोण इसके बराबर है, कहे बराबर है, क्योंकि ए ओ बी लिख देते हैं, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, बराबर कोण सी ओ डी। क्यों बराबर? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। मालूम है कि नहीं मालूम है आपको? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो कारण लिखना अनिवार्य है, अन्यथा नहीं माना जाएगा। अच्छा, अब आप ये भी जानते हैं कि ये वाली भुजा अर्थात ए बी डी सी की क्या समांतर है। तो जब दो समांतर भुजाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात ये वाला कोण इसके क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। इसका नाम क्या है? डी सी ओ, कोण डी सी ओ बराबर इसका नाम ओ ए बी, बराबर कोण ओ ए बी कहे, लिख दीजिए एकांतर, एकांतर कोण, ठीक है। अब आप ये भी जानते हो भैया ये समांतर रेखाएं ए बी और सी डी सी। अब ए बी और डी सी को ये एक तिरछी रेखा फिर काट रही है, तो भैया ये वाला कोण भी तो इसके बराबर होगा। ये भी क्या है? एकांतर कोण है। इसका नाम क्या है? सी डी ओ, कोण सी डी ओ बराबर कोण इसका नाम ओ बी ए, बराबर कोण ओ बी ए। क्यों बराबर? ये भी एकांतर, एकांतर कोण। अब आप ही बताओ बच्चा, अगर दोनों त्रिभुजों में तीन तीन कोण अलग अलग वो भी क्या है? बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए कि नहीं हो गए? अब लिख देते हैं त्रिभुज ए ओ बी, समरूप त्रिभुज ए ओ बी, समरूप त्रिभुज। क्या लिखेंगे भैया? ए इसको लिखा है, तो आप जान रहे हो कि इसके ये कोण ए है आपका, नहीं ये कोण है ना, और ये कोण किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो इसी का तो नाम लिखोगे सी सी, त्रिभुज सी। अब क्या लिखोगे? और ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ए लिखा हुआ है तो सी ओ डी, ठीक। तुलना करके ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इतना हमने निकाल लिया। अब जब त्रिभुज समरूप ही हैं तो संगत भुजाओं है ना, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये बात हम लिख देते हैं, ठीक है। चूँकि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल, उसके बाद लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, या जैसे पहले लिखा है ए आर लिख दो और ए डी भी लिख दो, या ए ओ बी लिख दो, ए आर लिख करके ए ओ बी, अर्थात ट्रायंगल ऑफ एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, मतलब त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, ठीक, बराबर। क्या लिखेंगे? बराबर, बराबर लिखेंगे ए बी, क्या लिखेंगे? ए बी, ठीक है भैया। हमने ए ओ बी लिखा, ये वाला त्रिभुज लिखा है पहले, तो ये वाली भुजा इसके संगत होगी, क्योंकि इसके सामने ही कोण, इस कोण के सामने भुजा ये है और ये इस कोण के सामने भुजा ये है ना, तो यही दोनों कोण बराबर हैं, तो इन्हीं के सामने वाली भुजाएं ही संगत होंगी, अर्थात ए बी बटे क्या होगा? सी डी। ए बटे सी डी का क्या लिखेंगे आप? 4 स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है। अब आप लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी बराबर, ए बी का मान आपको किताब में खुद लिखा है, यहाँ पर देखिए ए बी बराबर क्या लिखा है? 2 सी डी। तो यहाँ आप कॉपी में ए बी के स्थान पर 2 सी डी लिख दो, 2 सी डी, और नीचे क्या लिखा है? सी डी, पुस्तक बंद, होल स्क्वायर
आप जानते हो सीधी सीधी क्या होगा, कट गए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी बराबर, ये 2 है, ये 2 का वर्ग क्या होगा 4, और यहाँ नीचे 1 है तो रहेगा, है ना। तो 1 का वर्ग क्या होगा 1। तो आप हमारी बात खुद समझ गए होंगे। तो देख लीजिए, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, देखिए 4 और 1 का अनुपात है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर भी हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी बराबर 4:1 कह सकते हैं आप, 4:1। ठीक है, आप चाहे इस प्रकार लिखें और चाहे इस प्रकार लिखें, और दोनों सही है। ठीक है, और इसको चाहो तो ना लिखो, यही उत्तर हो गया। तो कुल मिलाकर के दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 भी पूरा हो गया। इस प्रकार हमने आज आपको कुल 2 सवाल बताए। अब आपका ये काम है कि आप वीडियो देख करके ईमानदारी से अपने घर में, है ना, रफ में लगाएं 2-3 बार बिना हिंट्स के, है ना। वीडियो देखे हुए बिना, पहले देख लें, पहले चेक कर लें कि हमको आ गया कि नहीं आ गया। समझ में आ गया तो रफ में लगा के देख लें। अगर आपको वास्तव में आ गया है तो एक बार फिर रफ में लगा के देख लें कि कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं हम, है ना। जब आप बिल्कुल फिट हो जाएं तभी आप मानें कि हमको सवाल वास्तव में समझ में अब आ गया है। इस प्रकार आप पढ़ेंगे तभी अच्छा रहेगा, तभी आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है, बिना हिंट्स के ही सवाल लगाना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में बताया जाएगा।